वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ईयरली क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसका ये चौथा वीडियो है और ध्यान रखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल का ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो कहने का मतलब दो जो आए हैं इससे पहले वो दोनों आके छत्तीसगढ़ इश्यूज के थे, और जो पहला वीडियो था, सबसे पहला वीडियो, वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का था। तो इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं आज हमारे इस वीडियो से, और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 2020 में ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां प्रवीण सिन्हा, अनूप चंद्र पांडे और रंजीत सिंह देसाले, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहां पर आंसर है आंसर सी, रंजीत सिंह देसाले। देखिए, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को भारत से यदि कोई सम्मान मिलता है, किसी तरह का स्थान मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तर्ज पे रंजीत सिंह देसाले को 2020 में ग्लोबल टीचर्स अवार्ड मिला। और ध्यान यहाँ पे रखना है कि ये पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिला है। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू होने वाले कोच प्रोजेक्ट पर ये काम करेंगे। और देखिए, जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके टेलीग्राम जो चैनल है पाथ आईएएस एकेडमी का, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, सामने रखिए और वीडियो देखकर पढ़ते चलिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के शेफ डी कैबिनेट फ्रेंच वर्ड है के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहां चार ऑप्शन दिख रहा है आपको। एम आर कुमार, के नागराज नायडू और मुकेश शर्मा, और साथ ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, के नागराज नायडू। और थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा शेफ डी कैबिनेट नामित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखिए, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, नन ऑफ दीस। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका आंसर तो पैट्रिक अमोथ है। और साथ ही ये हम जानते हैं कि इनको भी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, तो इनको भी ये इस पद पर चयनित किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में अब डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है वो इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को। ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन रखा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैट्रिक अमोथ जो है केनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक भी है। इनको WHO का अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149th सत्र के दौरान वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई। तो यहां से ये क्लैरिफिकेशन भी हो गया कि पूर्व जो थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे यहां पर। अब देखिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर उसी तर्ज पर पूछा गया है कि 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, यानी कि असम का अब असम सरकार के द्वारा हाल ही में अधिसूचित राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि अब असम में कुल मिला के 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर दोस्तों देहेंग पटकाई यहां पर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देहेंग पटकाई जो है वो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है असम का, और साथ ही देखिए इसे विश्व
पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का राष्ट्रीय उद्यान जो कि 6वें नंबर पर था। ये जो है दिहिंग पटकाई वो आपका 7वें नंबर का है। तो इसके पहले इसी वर्ष 2021 में ही 2 बने हैं असम में, जो 6वें नंबर का है वो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। और साथ में यहाँ पर आपको 7 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं असम के वो देखने को मिल रहे हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा। तो ये 7 वहां के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, तो ये इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। इसीलिए ये 7 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही देखिए काजीरंगा और मानस जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में है, यानी कि एनवायरमेंट वाला जो कैटेगरी है प्राकृतिक धरोहर जो है उसकी सूची में आपको काजीरंगा और मानस वहां पे देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं 5वां प्रश्न, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला। तो इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बारे में देखते हैं हम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर यहाँ पर ये आपको उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। इसके बाद जो है वो 2nd नंबर पे अगर स्मार्ट सिटी बोले तो वो मध्य प्रदेश है, और 3रे नंबर पर यहां आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। ये अवार्ड जो है वो 2020 का है, इसको ध्यान रखेंगे, वर्ष इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। देखिए इसके पहले हमने देखा था पुरुष वर्ग का, तो ये महिला है, महिला ओपन का ये खिताब है, तो वो किसके नाम रहा। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका उत्तर है दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की। तो ये फ्रेंच ओपन जो 2021 का महिला एकल वर्ग वो आपका बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है। तो इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। और देखिए जो 4 ग्रैंड स्लैम है, टेनिस ग्रैंड स्लैम, अक्सर उनसे एक प्रश्न आपको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में यहां देखने को मिलता है पीएससी के एग्जाम में। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स में अगला जो प्रश्न है कि T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। देखिए होना तो ये भारत में था, लेकिन कोविड के कारण इसे कर दिया गया संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि UAE में इसका आयोजन किया गया। और देखिए इस विश्व कप का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो UAE में किया गया, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्रवीण सिन्हा, अरुण कुमार मिश्रा, महेश कुमार जैन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों महेश कुमार जैन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो RBI गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए और वर्तमान में कौन कौन है तो वो भी ध्यान रखते हैं, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रवि शंकर। ये RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि कुल मिला के जो कंपोजिशन होता है RBI का, तो 1 गवर्नर और साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो इतनी चीजें इसके बारे में हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, MR कुमार, अनूप चंद्र पांडे,
संजीव सहाय और साथ में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो बी है, अनूप चंद्र पांडे। ये हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए कुछ तथ्य और है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुशील चंद्रा है और साथ ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं। जैसे कि हमने आरबीआई का कंपोजिशन देखा, तो वैसी ही चुनाव आयोग का जो कंपोजिशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है और साथ में 2 वहां पर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उन्हीं में एक अनूप चंद्र पांडे हैं जो नए अभी नियुक्त किए गए, और साथ ही यहाँ पर चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा और साथ ही चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस प्री डिफाइंड होते हैं कि कैसे वो करंट अफेयर पूछा जाएगा, कौन से सेक्शन से। तो देखिए अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है आपका 5 राज्यों में, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, नियुक्ति वगैरह से रिलेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संपन्न पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है। यानी कि देखिए ये पहला अपने आप में आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट का चैंपियनशिप हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भारत उप विजेता रहा और न्यूजीलैंड इसका विजेता। तो देखिए काइल जेमिसन, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर, तो इनमें से कौन जो था वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना। तो इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि जो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है वो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, किसमें, आईसीसी का जो पहला टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यूरोपियन इन्वेस्टर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए सुमिता मित्रा, के सैलजा और आर.एस. सोढी और पी साईनाथ, तो इनमें से किसे यूरोपियन इन्वेस्टर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए भारतीय अमेरिकी जो रसायनज्ञ है सुमित्रा मित्रा, उन्हें गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेस्टर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी है, तो इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए। अब यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, यानी कि इनोवेशन के लिए ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है आपका यूरोप का, और इसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष ये जो है प्रस्तुत किया जाने वाला पुरस्कार है, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्खा सिंह के नाम पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पैराग्लाइडिंग क्लब का लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहीं ना कहीं चारों कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, और इसका आंसर जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा मिल्खा सिंह के नाम पर एक पैराग्लाइडिंग क्लब का खोलने की घोषणा की गई है, और ये हरियाणा के पंचकुला में इसका मतलब इस पैराग्लाइडिंग क्लब को खोला जाएगा, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला, शिवाजी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो डॉक्टर साइरस पूनावाला, और उनके बेटे का भी यहाँ नाम है आधार पूनावाला। और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि देखिए कोविशील्ड जो कोविड वैक्सीन है उसका इन्हीं के कंपनी में ये बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है हमारे CGPSC 2021 में। तो देखिए
ये पुणे स्थित जो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से के लिए चुना गया। अब देखिए, कोविड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया। तो किस लिए किया गया वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इनकी कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका आंसर है नागपुर। और नागपुर में देखिए, ये एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा नागपुर जबलपुर मार्ग के पास कामटी रोड पर स्थित किया गया। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा। इसको ध्यान रखना है कि एलपीजी का जो पहला नागपुर में यहाँ पर निजी तौर पर जो संयंत्र लगाया जा रहा है वो बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसान सारथी यह वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक मंच है। दूसरा, किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। तीसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप। आप देखिए, उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या है इसका? किसान सारथी जो है ये सभी है। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक किसान सारथी जो है वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीक हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाने के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब देखिए, सरकार ने कहाँ भारतीय विरासत संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोएडा में अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है उसकी स्थापना भारत सरकार करने जा रही है। इसकी घोषणा हो चुकी है और काम भी चालू हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गरिमागिरी के बारे में सही है? देखिए, गरिमागिरी अपने तरह का एक नया कंसेप्ट है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित संगठन। दूसरा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित और आश्रय प्रदान करना। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो गरिमागिरी के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। इस तरह का जो है गरिमागिरी वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 ऐसे पायलट आश्रय गृह स्थापित किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत गरिमागिरी की स्थापना की गई है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किसी कानून के तहत इसे लाया गया है और साथ ही अपने आप में इस तरह का ये पहला कंसेप्ट है जो कि ट्रांसजेंडरों के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले जो मरियप्पन
थंगावेलु है उनको नियुक्त किया गया था, लेकिन कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उनका जाना कैंसल हुआ और फिर इनके बाद जो है ये जिम्मेदारी जो ध्वजवाहक जो है भारतीय जो दल था उसका ध्वजवाहक अब टेकचंद को बनाया गया। यहाँ पर इसको टेकचंद पढ़ेंगे हम, टेकचंद को बनाया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो मरियप्पन थंगावेलु हैं जो 2016 रियो पैरालंपिक्स खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, एशियाड खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद द्वारा उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो नए ध्वजवाहक थे वो कौन थे? आपके टेकचंद। तो इसको ध्यान रखना है। ये पैरालंपिक्स की बात हो रही है और वहीं जो ये ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है, और वहीं यदि क्लोजिंग सेरेमनी जो पैरालंपिक्स का था तो उसका ध्वजवाहक कौन था? तो ये हमें ध्यान रखना है कि अवनी लेखरा, जो कि अपने आप में मिसाल थी पैरालंपिक्स के लिए, भारत की तरफ से 2 मेडल एक ही स्पोर्ट्स में एक ही इवेंट में लाने वाली। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग में आपका यहाँ पर टेकचंद और क्लोजिंग सेरेमनी पैरालंपिक्स 2021 के वो आपकी 2020 जो 21 में हुआ वो टोक्यो पैरालंपिक्स, तो वहां पर अवनी लेखरा का नाम आएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक जो थे वो अवनी लेखरा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो देखिए इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, हाल ही में हुआ है। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट है, जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट जैसे ओलंपिक है तो हर 4 सालों में एक बार होता है। तो जिस वर्ष हमारा ये पेपर है उस वर्ष के लिए वो टोक्यो ओलंपिक जो ओलंपिक खेल है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को कि उद्घाटन समारोह बोल रहा है या फिर जो समापन जो समारोह है, क्लोजिंग सेरेमनी है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया। मैरी कॉम के बारे में हम तो पहले से अवगत हैं उनके नाम से। मनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी टीम के कप्तान हैं और बजरंग पुनिया के बारे में हम जानते हैं कि ये इंडियन रेसलर है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है डी, दोनों A और B। तो ओपनिंग सेरेमनी में आपका MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में आपके बजरंग पुनिया को ध्वजवाहक नामित किया गया था। ध्वजवाहक थे वो बजरंग पुनिया, आपके समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और ओपनिंग में आपका MC मैरी कॉम और साथ ही पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? देखिए ये गेम्स आपका फरवरी में होने वाले हैं 2022 में। तो इसकी मेजबानी हमारा कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो इसके बारे में देखते हैं कि हरियाणा राज्य जो है इसकी मेजबानी करेगा, जो कि फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होगा, है ना। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 2022 में हो रहा है, लेकिन गेम्स कब का है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। तो चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर एम्स्टर्डम, ब्रिस्बेन, लॉस एंजलिस, लंदन। तो देखिए ये आपका यहाँ पर देश लिखा हुआ है, हालांकि ये जो है वो सारे यहाँ पे आपके जैसे कि ब्रिस्बेन है, ये एक ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। तो इसका आंसर भी आपका ब्रिस्बेन है। तो ब्रिस्बेन इसकी मेजबानी करेगा। इसको यहाँ देश नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कौन सा शहर करेगा इस तरह का पढ़ेंगे। तो एम्स्टर्डम नहीं है, यहाँ आंसर है इसका ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दूसरी बार है जब
ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा। ओलंपिक्स खेलों को लेकर किसी भी तरह का यदि कंफ्यूजन हो तो पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको ओलंपिक खेलों के इतिहास और साथ में ओलंपिक खेलों के बारे में भारत का जो इतिहास है वो आपको वहां पे उपलब्ध है। वीडियो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि ये हमें ध्यान रखना है फिलहाल के लिए कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, कोवी होम के बारे में क्या सत्य है। कोवी होम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना काल जैसे कि समय समय पे नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना काल चले गया है। हालांकि अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है सिचुएशन, लेकिन फिर भी इस तरह के जो वैक्सीन रिलेटेड या फिर कोरोना को लेकर किसी तरह का नया डेवलपमेंट है तो उसको बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है कि कोवी होम के बारे में यहाँ पर क्या सत्य है। तो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट है। इसका उपयोग घर पर स्व परीक्षण के लिए किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो सभी है, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर इसके बारे में जितनी भी जानकारी दी गई थी वो सारे ऑप्शंस सही हैं कि कोवी होम जो है वो भारत का पहला ऐसा रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए किट है जिसको हम घर पर रहकर स्व परीक्षण कर सकते हैं, कोविड टेस्ट कर सकते हैं। तो नाम याद रखेंगे, कोवी होम। ठीक है। और नेक्स्ट कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो आर्ट एंड कल्चर से है। यहाँ पर तेलंगाना का काकती रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है, भारत का डैश विश्व धरोहर स्थल है। तो ये 39वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो आपका तेलंगाना का काकती रुद्रेश्वर मंदिर है, जो कि आपके तेलंगाना में स्थित है। साथ ही इसके बारे में और थोड़ा सा हम देखते हैं कि विश्व विरासत स्थल जो है वो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये 39वां था, लेकिन भारत में अब कुल मिला के 40 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 40वां आपका जो है वो धोलावीरा है। धोलावीरा बहुत ही अच्छे से हमें इसके बारे में पता है, जितने भी हम यहाँ एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कि धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे हम ये भी मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यदि वो रमप्पा मंदिर, काकती वंश जो है, इस तरह का जो न्यूज़ में है, तो हो सकता है इनके बारे में स्टैटिक टाइप ऑफ जीके क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा, तो उसके बारे में भी हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो बिल्कुल इस तरह की तैयारी हमें रखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। तो देखिए, कॉर्पोरेट समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल हमें इस तरह के प्रश्न डिफेंस के सेक्शन में हमें ध्यान में रखने हैं। हम अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस करते आए हैं। जो भी हम करंट अफेयर्स सेशन देखते हैं वहां पर अक्सर जब भी इस तरह के अभ्यास होते हैं तो उसे हम बिल्कुल वहां कवर करते हैं। तो देखिए, कॉर्पेट हो गया और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये तीनों ही अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के द्वारा द्विपक्षीय तरह के अभ्यास हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि कॉर्पेट जो है उसका 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ये न्यूज़ में था।
इसीलिए इसके बारे में स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और साथ ही गरुड़ शक्ति जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस तरह की चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो आज का ये ये सेशन का ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आगे और जुड़े रहिए, और भी वीडियोस आएंगे लाइन में। तो इस तरह की चीजें हमें, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें बाय हार्ट करना है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको पीएससी में बिल्कुल देखने को मिलेगा। पीछे 3 वीडियो और आ चुके हैं, तो उनको भी देखिए। 2 का आपको सीजी सेक्शन मिलेगा और एक आपका नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन का, और ये उसका इंटरनेशनल और नेशनल का ये था आपका दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो था, लेकिन सीरीज का ये 4th वीडियो था। तो प्लीज़ पीछे के 3 वीडियो भी देखिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाथ IAS Academy।